असूल से टेस्ट कब करवाना चाहिए? जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो तो रिपोर्ट ठीक आए तब मानो, या आप पूरा दिन 24 घंटे की फास्टिंग रखो पहले फिर टेस्ट करवाओ तो रिपोर्ट ठीक आएगी। ऐसे रिपोर्टों के ऊपर भरोसा नहीं करना भैया कि मेरा पोटेशियम 5, 8, 2 ऊपर नीचे हो रहा है तो हो ही रहा है ना। फिर अब अगर आपको गुस्सा चढ़ा हो, 3 दिन से परेशान हो, घर में कलेश चल रहे हो, घर में रोले चल रहे हो, किसी की मौत हुई हो, फिर टेस्ट करवाओ ना, उस टाइम पे पता लगेगा आपको। सारे पैरामीटर बिगड़े हुए आएंगे। चल रही है कि नहीं निकल रही आवाज? बिना इसके बोल दूंगा तो भी आ जाएगी आपको। तो सारा खेल यहाँ का है, ठीक है। तो इच्छा शक्ति मजबूत करो। इससे सुधार किस किस चीज में है? सर बीपी में सुधार है, ओके, और खान पान में सुधार है, और डाइट में पूरी तरीके से सुधार आ चुका है, और दिनचर्या लगभग जैसे पहले थी उससे 90% चेंज हो चुकी है। चल रही है कि नहीं निकल रही आवाज? बिना इसके बोल दूंगा तो भी आ जाएगी आपको। तो सारा खेल यहाँ का है, ठीक है। तो इच्छा शक्ति मजबूत करो। अच्छा, आप लोगों के मैंने बोला था किसी के मन में कोई सवाल हो तो बता दो एक बार। हाँ जी बताओ, उधर दो भैया माइक फटाफट। सबसे पहले तो आपको प्रणाम करना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, संदीप कुमार। मेरे भैया हैं जिनकी दोनों किडनियाँ सिंक हो रही हैं करके हमको पता चला था, और उसके बाद में हमने जौलपुर में भी दिखाया, नागपुर में भी दिखाया। एलोपैथिक में यही कहा गया कि आपको या तो डायलिसिस कराना पड़ेगा या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, क्योंकि आपकी किडनियाँ बहुत ही कम मात्रा में बची हैं। फिर हमने हिम्स के बारे में देखा, नेट पर सर्च किया पूरी तरीके से, तो आपके जो विज्ञापन थे उनमें भी हमने देखा कि डायलिसिस कराने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्रिएटिनिन लगभग 13 हो चुका था, और क्या कहते हैं, पोटेशियम 5.8 था। लेकिन हम लोगों को यहाँ आए 1 सप्ताह करीब हो गए, उसमें से क्रिएटिनिन तो कुछ कम हुआ है, 11.2 या 3 में आया है, लेकिन पोटेशियम 5.8 से बढ़ करके 6.2 पहुंच गया है। तो इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूं। और अभी कुछ देर पहले मैम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है आपको डायलिसिस कराना पड़ सकता है। आज तक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। तो पेशेंट कहाँ है? जी ये बैठे हैं। एक्चुअली हम लोग डायलिसिस नहीं कराना चाहते। और कोई खुजली, कोई खारिश की फीलिंग, कोई खाना खाने उल्टी की फीलिंग, तो नहीं कराना पड़ेगा। अगर सिम्टम नहीं है तो नहीं कराना। जी सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं है सर। पहले बीपी हाई थोड़ा सा था, फिर अभी यहाँ आने के बाद में बीपी पूरी तरीके से लगभग कंट्रोल है। बस थोड़ा ऊपर नीचे कभी होता रहता है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए पहले से सुधार किस किस चीज में है? सर बीपी में सुधार है, ओके, और खान पान में सुधार है, और डाइट में पूरी तरीके से सुधार आ चुका है, और दिनचर्या लगभग जैसे पहले थी उससे 90% चेंज हो चुकी है। आपने बोला था कि उनका बीपी पहले से बेटर है जी। दूसरा आपने बोला था कि क्रिएटिनिन भी पहले से कम हुआ है जी, 2% कितने से कितना कम हुआ है? 13 से 11 में आया है। तो उसके लिए कोई धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? इसलिए सबसे पहले आपको प्रणाम किया था वो सर। प्रणाम धन्यवाद नहीं होता। प्रणाम तो आप सड़क चढ़ते भी सबको करते रहते हो। सर मैंने सुना था कि अगर किसी का आभार मानना हो तो उसे धन्यवाद ना कहकर उसे प्रणाम कहो, वो ज्यादा बेहतर है। चलो फिर हम अपनी डिक्शनरी ठीक कर लेते हैं कि प्रणाम भी धन्यवाद ही होता है आज के बाद। ठीक है जी, आज के बाद कोई प्रणाम करे तो क्या मतलब निकालना है उसका, है ना? उसका मतलब धन्यवाद। ऐसा नहीं होता। देख लो अभी आपके सामने वोट शुरू हो जाएंगे। प्रणाम प्रणाम होता है, प्रणाम मतलब होता है नमस्कार। धन्यवाद का मतलब धन्यवाद ही होता है। अब आपके पास बीवी, जब आप कोई गिफ्ट लेके जाओ ना बीवी के लिए, वो बोलेगी प्रणाम, धन्यवाद ही देगी वो। सर अभी बैचलर में शादी नहीं हुई। अगर उसको पता लग गया ना प्रणाम करता है, वो करेगी नहीं। ये धन्यवाद तो देता नहीं कभी जिंदगी में। जितना मुझे स्वाद खाना बनाऊंगी ये तो कहेगा प्रणाम, वो कहेगा मैं नहीं बनाती स्वाद खाना। फिर कोई बात नहीं, हो जाएगा, देख लेते हैं। पहली बात तो आप एक चीज दिमाग में डाल लो, आप कागज देख रहे हो। कागज क्या है? जब हम टेस्ट कराते हैं, कब कराते हैं हम लोग टेस्ट रिपोर्ट्स? कब कराते हैं हम लोग? रूटीन में आम आदमी टेस्ट रिपोर्ट कब करवाता है? जब बीमार होता है। स्वस्थ तो कोई कराता नहीं। जब बंदा बीमार है, जब बंदा परेशान है, जब बंदा दुखी है, जब बंदा दवाई खा रहा है, जब बंदा तकलीफ में है, तो रिपोर्टें ठीक कैसे आ जाएंगी? पहली बात तो ये बताओ मुझे।
हाँ जी, क्या हुआ? लाइट चली गई। तो पहली बात तो जब हम बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, उस टाइम अगर, अच्छा एक बात सुनो, आप सब फोटो खिंचाते हो, तो फोटो खिंचाते टाइम क्या बोलता है कैमरामैन? यही कर या स्माइल कर? अच्छा, एक बार स्माइल करने से फोटो अच्छी आ जाती है? नहीं, स्माइल करके फोटो अच्छी नहीं आती क्या? स्माइल करने से फोटो अच्छी आती है, लेकिन उस टाइम आपकी अगर शक्ल गंदी है तो फोटो अच्छी आएगी? हाँ जी, तो यानी कि अगर हमें फोटो अच्छी चाहिए तो हमें उस टाइम पे भाव अच्छे रखने होंगे, ठीक है, तभी फोटो अच्छी आएगी। तो जब हमें रिपोर्ट करानी है तो असूल से कब करानी होती है? जब हमें कोई बीमारी नहीं हो। अब जो रिपोर्ट में पैरामीटर लिखे होते हैं कि इतने से इतने के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, इतने से इतने के बीच में आयरन होना चाहिए, इतने से इतने के बीच में हमारा बीपी होना चाहिए, यही है ना। लेकिन जब हम बीमार हैं, खाना हजम नहीं हो रहा, उल्टी जैसी फीलिंग है, या बुखार है, या कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो रिपोर्ट के पैरामीटर के नीचे एक लाइन लिखी होती है, चेक करो कि ये रिपोर्ट के पैरामीटर से आपकी बॉडी का एनालिसिस नहीं हो रहा, ये उस दिन का एनालिसिस है। अब जिस दिन आपने टेस्ट कराया, मान लो एक दिन पहले आपने भिंडी खा रखी है, और किस दिन आपने शिमला मिर्च खाई हुई है, किस दिन आपने राजमा खा रखे हैं, किस दिन आपने छोले खा रखे हैं। जब जो चीज खाओगे बॉडी उसके ऊपर अलग तरह से एक्शन करती है, और जो भी आप खाते हो वो जाता कहां है? सब कुछ मिक्स होके ब्लड में ना। और टेस्ट रिपोर्ट कहां से आती है? असूल से टेस्ट कब करवाना चाहिए? जब भी आप ठीक रहे, जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो तो रिपोर्ट ठीक आए तब मान लो, या आप पूरा दिन 24 घंटे की फास्टिंग रखो पहले, फिर टेस्ट करवाओ, तो रिपोर्ट ठीक आएगी। ऐसे रिपोर्टों के ऊपर भरोसा नहीं करना भैया कि मेरा पोटेशियम 5, 8, 2 ऊपर नीचे हो रहा है, तो हो ही रहा है ना। फिर अब अगर आपको गुस्सा चढ़ा हो, 3 दिन से परेशान हो, घर में कलेश चल रहे हो, घर में रोले चल रहे हो, किसी की मौत हुई हो, फिर टेस्ट करवाओ ना, उस टाइम पे पता लगेगा आपको, सारे पैरामीटर बिगड़े हुए आएंगे, क्योंकि बॉडी अपना काम कर रही होती है। हम क्या गलती करते हैं? टेस्ट कब किया? जब बीमार हैं, तो उस टाइम की टेस्ट रिपोर्टें ऑथेंटिक नहीं होती। तो मैं आपके 13 से 11 पे भी खुश नहीं हूं। जब 11 की जगह 4 आएगा, 3 आएगा, तब खुश होऊंगा। एक आप में से कोई भैया भी मिले थे मुझे, उनका 11 से 6.5 आ गया 4 दिन में। 1 मिनट खड़े होना, कोई था जब मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था, मुझे मिले थे, आप जैसे ही थे भैया, एक आगे आगे बैठे थे अगली लाइन में। उनका क्रैट 11 था जब आए थे, अभी उनका, आप थे, इधर आओ एक बार, आप इधर आ जाओ। आपने अभी एक कुछ बोला था बार, वो माइक पे एक बार सबके सामने दोबारा बोल दो। जब मैं यहाँ पे आया था, मेरा क्रिएटिन 11 था और मेरा 6 है। और कितने दिन हुए आपको? मुझे यहाँ 6ठा दिन है आज। कितने दिन हुए आपको? 6ठा दिन है आज। अब इनका 11 से कितना आ गया? कितने दिन में? और क्या क्या फायदा हुआ मेरा आपको? बीपी हाई रहता था, मेरा बीपी 250, 300 पहुंच जाता था। इस समय मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। और क्या फायदा हुआ आपको? और थकावट होती थी, पैरों में दर्द रहता था, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे डॉक्टर ने डायलिसिस बताती थी कि अगर डायलिसिस कराओगे तो 5 साल जियोगे, और ट्रांसप्लांट कराओगे तो 10 साल जियोगे, कि जिसमें से जो इच्छा हो वो करवा लो। मतलब डॉक्टर ने ज्योतिष की डिग्री भी की हुई है? हाँ जी, ठीक है, पता लग गया डॉक्टर आज का ज्योतिष भी अब बन मैं जब गए। से यहाँ पे आया हूँ, यहाँ का खाना इतना बढ़िया है, हर चीज मुझे अच्छी लगी यहाँ की। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे तो लगता है मेरे अंदर बीमारी है ही नहीं, अब एक भी कोई बीमारी नहीं है मेरे अंदर। थैंक यू। अच्छा, अब एक काम करते हैं। अब पहले तो ये बताओ मुझे, आप बैठ जाओ एक मिनट भैया, आप ध्यान से सुनो। ये हॉस्पिटल किसका है? हमारा है ना, वो क्लिनिक भी हमारी है, लैब भी हमारी है। आप बताओ, क्या लैब की रिपोर्टों में हम छेड़ाखानी नहीं कर सकते कि उसका पोटेशियम 5.8 है, जब टेस्ट रिपोर्ट निकालनी है हम कहें भाई 5.6 लिख दे भैया, बंदा खुश हो जाएगा? ऐसा कर सकते हैं हम? करते हैं क्या? फिर हम जो है सामने है ना भाई, हम क्या, आप बताओ, अगर अब इस बंदे की रिपोर्ट खराब आ जाए, मान लो इसकी रिपोर्ट कराएं और अभी इसका क्रिएटिनिन वापस बढ़ के आ जाए, तो क्या ये बीमार हो गया? लेकिन ये तो बोल रहा है मैं ठीक फील कर रहा हूं, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। पहले तो मुझे बताओ, कागज ठीक करना है कि आपको ठीक करना है?
इधर आओ आप। कागज ठीक करना है कि आपको ठीक करना है? कागज भी ठीक होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कागज ठीक नहीं होगा, लेकिन जब बॉडी एक स्टेबल मोड पे आएगी, जब हमारी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, तब कागज ठीक होगा। अभी कागज पहले नहीं ठीक होगा। कागज, हाँ, कुछ लोगों का कागज भी पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे इनका क्रिल्टन 11 से 6:30 आ गया, उसका 11 से 13 से 11 आ गया। अब आप बताओ, आप जब से आए हो, आपको अपनी फीलिंग में क्या क्या फर्क है, फायदा क्या क्या लग रहा है, वो बताओ। सर पहले की अपेक्षा मेरी बीपी नॉर्मल हो गई है, ये फायदा हुआ है उधर मुझे। उधर देख के बताओ सब। बीपी नॉर्मल हुआ है मेरा पहले की अपेक्षा। पहले 180 की 185 के आसपास रहता था, अब 160, 150, 140 के आसपास आ गया है। और कोई फायदा लग रहा हो? डाइट में फायदा हुआ है सर। घर में जो मुझे खाना दिया जा रहा था उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं दिया जा रहा था, तो खाना अच्छे से खा नहीं पा रहा था, कमजोर महसूस कर रहा था अपने आप को, बहुत कमजोर। लेकिन यहाँ आके खाना मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं कम से कम कमजोर महसूस नहीं कर रहा हूँ अपने नहीं आप को। महसूस कर रहे हो? नहीं, ओके, और कोई फायदा? बाकी तो ठीक है। अच्छा, एक और फायदा नहीं हुआ यहाँ आने पे? एक उम्मीद जगी कि उम्मीद के दुनिया में साथ कोई ही आया हूं और सर। भी है जो बिना ट्रांसप्लांट के। इसी उम्मीद बिना- से आया हूँ सर। हाँ, तो वो उम्मीद पक्की भी हुई है कि अभी वो ऐसी ऐसी है? अभी तो फिलहाल ऐसी सी लग रही तो है। ऐसी ऐसी रहने वाली है, फिर ऐसी ऐसी रहेगी। अब तथास्तु होएगा ऊपर से। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम नहीं ठीक हो सकते। और आपकी ऐसी ऐसी से रिपोर्ट खराब आ रही है, इसकी पक्की होगी, इसकी रिपोर्ट ठीक होगी। सारा खेल किसका है? सर ऐसी इसलिए हो रही है, अभी मैडम से बात हुई थी, मैडम ने कहा था कि डायलिसिस करवाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा क्या बोला? पढ़वाना पड़ करवाना सकता पड़ है। सकता है। जी हाँ। तो वो तो इसको भी बोल रखा है, आपको बोल, हमने बोला क्या पहली बार? जिंदगी में पहले भी बोला किसी ने आज तक? नहीं, इससे पहले तो एलोपैथिक में बोल ही दिया गया था। तो फिर सप्ताह में हमने 2 बार बोल दिया तो करवाना। हमारी बात क्यों पकड़ ली? नहीं सर, मैं इस उम्मीद से आया था कि यहाँ पर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं उम्मीद तो पड़ेगी। कटरीना कैफ से शादी की भी होगी तेरी, वो भी टूट गई। नहीं, ऐसा फिर नहीं। तो बीपी नहीं बढ़ा, वो तो ले गया उसको विक्की कौशल। उम्मीदों को थोड़ी हम पूरा उतरेंगे, हम तो प्रैक्टिकल करेंगे ना। अच्छा, उम्मीद किसी और से थी शादी कराने की? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। वो किससे हुई है? मेरी 5C हुई है। ये तो बढ़िया किया यार, दूसरे को ऐसे नहीं किया। सारा खेल इसका है विश्वास का, ठीक है? विश्वास रखो तो कहते ना पत्थर में भी भगवान नजर आता है। फिर विश्वास पूरा करो अपना 100% वाला। इसी विश्वास से तो आया हूँ सर। तो हो जाओगे ठीक फिर। ठीक है, थैंक यू भैया, धन्यवाद। ये लो, ये पकड़ लो जरा। और किसी के मन में कोई सवाल है? हाँ जी, किसी के मन में कोई बात, कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर थेरेपी के लिए भेजें आप सबको, क्योंकि टाइम हो गया ना। आ जाओ, आप इधर आ जाओ मैडम, इधर ही आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ बोलो, इधर इधर माइक है बेटा। वो माइक बंद है क्या बेटा? देखना। एक मिनट बस, 1 सेकंड। हेलो हाँ जी बोलो। सर, आपको प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ सर। जी, और मेरी जो बेटी है 21 ईयर की है, उसको वहाँ 15 दिन एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसको वहाँ लीवर ट्रांसप्लांट बोले थे सर। ठीक है, तो मैं उसको लेके आपके यहाँ आई हूँ ठीक है। और 3 दिन हो गए, आज 4th डे है, लेकिन उसका बीपी लो ही आ रहा है सर, इसलिए थेरेपी अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं। आज अच्छा, लीवर बिटिया है कहाँ? बिटिया को लेने गए हैं सर उसके अच्छा, पापा मेरा जी। रवि, मेरा ना फोन होगा, देखो आपको, मैं आपको एक रियलिटी दिखाता हूँ। एक पेशेंट है, उनकी कल अखबार में खबर छपी हुई है, अखबार की खबर दिखाता हूँ आपको कल की। उन्होंने लीवर डोनेट किया था अपनी सासू माँ को। खैर, अब वो तो जेल में थे 1 साल से, बीवी ने जेल में ही करवा दिया था उनको। 1 साल से वो एडमिट थे, 1 साल से जेल में थे। जज ने उनको जमानत इस चक्कर में ही दी है कि तूने अपनी सासू माँ को लीवर दिया था, इसका मतलब तेरी बीवी झूठ बोल रही है, तेरे रिश्ते अच्छे थे। लेकिन उसमें खबर में पढ़ने वाली बात क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। उसमें पढ़ने वाली बात ये थी कि जब उसने लीवर डोनेट किया अपनी उसको सासू माँ को, उसके बाद से वो कहता है मेरी जिंदगी 4 साल से नर्क जैसी थी।
मेरे को सारा दिन गैस बनती थी, तेजाब रहता था, मैं खाना नहीं खा पाता था, हर 20-25 दिन में एडमिट, मतलब जिसने लीवर डोनेट किया उसने अपनी स्टोरी लिखी हुई है। तो मेरे को दिक्कतें आई, मतलब जो डोनेट करता है ना लीवर, उसकी भी जिंदगी को दिक्कत आती है। लेकिन जज ने, उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली कोई घर की कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो घर वालों ने आरोप लगाया कि इसकी वजह से दुखी हुई, तो वो 1 साल से जेल में था। तो जज ने जमानत क्यों दी कि अगर ये इतना ही गंदा इंसान था तो 2018 में इसने अपनी सासू मां को लीवर ही ना दिया होता। उसने अपनी सासू मां को लीवर दिया था, लीवर का टुकड़ा देते एक छोटा सा, जबकि उसने स्टोरी में लिखा है अपनी कि मैं इतना दुखी हुआ हूं। तो जज ने पहचान लिया कि इसने बीवी नहीं मारी होगी अपनी। मैं तो वैसे एक स्टोरी सुना रहा हूं कि आप लोग भी कई बार किडनी देने के लिए तैयार हो जाते हो, लीवर देने के लिए तैयार हो जाते हो, जो देता है ना वो भी परेशान होता है और जो लेता है वो तो परेशान है ही। तो मत तैयार हो जाया करो ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे आपने मन बना लिया हुआ किसी ने कि कोई बात नहीं जी मैं दे दूंगी, उसी का लीवर ठीक कर लेंगे, टेंशन ना लो। मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ आई हूँ सर, बट आज थोड़ा सा ऐसा लगा कि यहाँ भी थोड़ी सी उम्मीद मेरे को कम लगी। मैम सब जानती है, सामने बैठी है, तो बीपी लो है, वो बढ़ ही नहीं रहा है सर। ओ कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं 1 मिनट आपको खबर दिखा दूं। मेरे को लगा आप बोलोगे मैं ऐसी हवा में बोलता रहता हूँ। नहीं सर। चलो मैं फिर आपका सेशन हिल जाएगा, इसके बाद मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। तो अभी बिटिया से मिलवा देना मुझे। हाँ उससे मिल लेते हैं एक बार, टेंशन ना लो, मिल लेंगे। ठीक है, आप मैम कुछ बोलना चाह रहे थे? मेरा जानने वाले हैं, कज़न ब्रदर है, वो ना अफीम ले रहे हैं, तो 10 साल हो गए। उनको शुगर थी, तो किसी ने बोला कि अफीम लेने से ना शुगर डाउन हो जाता है, तो उनका डाउन भी हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लत पड़ गई उनको। तो वो उनको अभी डायबिटीज़ तो है ही है, प्रेशर हाई है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे इसकी है ट्रीटमेंट? वो तो हो जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी। आप अपना पहले अपनी केस स्टडी डिस्कस कर दो, फिर मैं उनका इलाज करता हूँ। ये मैम अपना बता दो, आप कहाँ से आए हो? वो माइक कहाँ है भैया, दे दो इनको माइक, ये वाला माइक दे दो। एक बार आप अपना शेयर कर दो, आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक बार ये मैम की बात सुन लो, आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ जी। मुझे डायबिटीज़ 12 साल से ही है, तो मैंने लॉकडाउन में बहुत मेरा बढ़ गया था बीपी, ये बीपी भी और शुगर भी। बीपी तो मैंने डाइट से भी ठीक कर लिया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आप इंसुलिन मत छोड़ो, 2 टाइम का कर दिया इंसुलिन। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया, मैंने कहा 2 टाइम तो इंसुलिन मैं नहीं ले सकती, तो मैं इनका डाइट फॉलो करती हूँ। पहले से ही मैं देख रही थी इनका डाइट फॉलो, रोज़ देखती थी, लेकिन मैंने अपने आप पर ट्राई नहीं किया था। फिर जब ये प्रॉब्लम हुई तो फिर मैंने किया। दूसरे दिन मेरी शुगर एकदम थोड़ा 200 आने लगी, 200-250, जहाँ पहले 350 आती थी इंसुलिन लेने के बाद भी। तो फिर मेरा ऐसे हुआ, तो फिर मैंने इंसुलिन छोड़ दिया। डॉक्टर ने 2 बार बोला हुआ था, फिर डॉक्टर तो कुछ ना कुछ आपका ऑर्गन खराब हो जाएगा। नहीं, मैं डॉक्टर साहब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे मेरा बॉडी भी एक्टिव है, तो मैं यही डाइट फॉलो कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला ये आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करिए। फिर बस उसके बाद मैंने इनका डाइट बहुत अच्छी तरह फॉलो किया, तो मुझे बहुत बिल्कुल इंसुलिन छूट गई है। अब यहाँ इसीलिए आई थी कि टैबलेट्स भी छूट जाए, वो भी छूट गई है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप एक चीज नोटिस करो, अभी यहाँ भी लोग बैठे हैं, मेरे को रोज का कम से कम 1 या 2 पेशेंट ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें ना ऐसे स्पेशल बोला गया, गलती से आयुर्वेद में चले मत जाना, किडनी और खराब हो जाएगी और बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप में से कितने लोगों को बोला कभी किसी डॉक्टर ने ऐसा कि आयुर्वेद में चले मत जाना गलती से भी? इनको भी बोला था। उसको थोड़ा रेक्टिफाई कीजिए, उसमें ऐसा बोला जाता है। हाँ, एक मिनट माइक दे, इनको देना बेटा माइक। मैं अपने भाई को लेके गया था। माइक ऑन है क्या? माइक चल नहीं रहा है, ठीक है, आवाज सुनो, ये ले लो। अरे कोई नहीं, आवाज नहीं फिर ऐसे किसी को सुनेगा नहीं पीछे वाला। आ जाओ, मेरी आवाज जैसी होनी चाहिए, या तो फिर आप इधर आ जाओ। एक्चुअली मैं पेशेंट नहीं हूँ, कितना नहीं पकड़ता हूँ, फिर से नहीं लाइक ऐसे ही बोल देता हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं, सुन लेंगे सब। हाँ ऐसे ही बोल देते हैं, आवाज ठीक है।
तो गंगाराम लेकर के गया था मैं अपने भाई को, वही पेशेंट है, यहाँ आए हुए हैं। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया कि तुमने कोई आयुर्वेदिक दवा तो नहीं खाई थी? और नाम नहीं लेंगे, बड़े डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, पद्मश्री हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि मैं भी फार्मा में कुछ दिनों से आपकी ये बात रिकॉर्ड करूंगा मैं, आप बैठ पे, मुझे ऐसे नहीं सुनना। पद्मश्री को सुनाऊंगा फिर मैं। नहीं तो आपका माइक आ जाए तब तब शुरू कर। चलो ठीक है। मेरे पास ना 3 बड़े बड़े डॉक्टरों का इंटरव्यू रिकॉर्ड है। एक की तो आंखों की रोशनी चली गई थी, मेरे पास रिकॉर्ड है, लेकिन उन्हें वो प्रॉमिस किया कि किसी को दिखाना मत, कहीं पे छापना मत। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। एम्स का ही बड़ा डॉक्टर है वो। पहले वो इंजेक्शन लगवा चुका है आंख में, ऑपरेशन करवा चुका है, नहीं वापस आई, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं है हम लोग कोई जादूगर नहीं है और हम कुछ नया नहीं कर रहे। जो आपके किचन में है, अभी आप लोग जब वहां बैठे थे तो मैंने कोई दवाई का नाम लिया क्या? मैंने क्या बताया? वही पालक, मेथी, बथुआ, चुलाई, खाना पीना, लाइफस्टाइल, यही सब समझ आया ना कि इसी से ही हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो वही हमारा तरीका है, वही टेक्निक है हमारी। और किसी के मन में कोई सवाल हो तो? हाँ जी, पत्ता वाला सामान डॉक्टर लोग बोलते नहीं, ये बोल रहे हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं पत्ते वाला सामान नहीं खाना। ठीक, उसमें उससे क्या दिक्कत हो जाएगी? उससे किडनी खराब। अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछ रहा हूं, हाथी को कैल्शियम कहां से मिलता है? हाथी को कैल्शियम कहां से मिलता है? तो कितने हाथी किडनी फेल के लिए हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं? अच्छा, घोड़े खड़े होंगे, शायद बैल खड़े होंगे, गैंडे खड़े होंगे, तो वो सब क्या खा रहे हैं भाई? और भगवान उगा रहे हैं पत्ते के, आप और मैं उगा रहे हैं पत्ते। अच्छा, वो पत्ते मना करते हैं, कभी बर्गर मना किया उन्होंने किसी को कि बर्गर मत खाना भैया? या कभी बोला उन्होंने कि दूध वाली चाय मत पीना? कभी उन्होंने बोला कि रात का खाना बंद कर देना? नहीं, देसी चीज वो पत्ती वाली चीजों को मना इसलिए करते हैं, बोलते हैं इसमें वाटर का इंटेक आपका बढ़ जाएगा, तो दैट आपका सूजन हो सकता है, इसलिए आप नहीं। सर फालतू की बातें हैं सर, जो भी हो वो यही बोलते हैं। वो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि तुम ठीक मत हो जाना। जो जो चीजें आपको ठीक करेंगी वो आपको मना करेंगे। जैसे शुगर के पेशेंट को बोलते हैं आम मत खाओ, केला मत खाओ, चीकू मत खाओ, अंगूर मत खाओ। और मैं आपको कितने लोगों के नाम देता हूं जिन्होंने, अच्छा वो मैम ने शुगर ठीक करी है अपनी, पूछना वो कहां गई मैडम, यहाँ खड़े थे ना। आपने क्या आम नहीं खाए? केले भी खाए कि नहीं खाए? देना बेटा माइक उनको। मैंने मॉर्निंग से लेके 12 बजे तक आम खाया एक बार। अच्छा, आम खाया, फिर तो शुगर बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी, आपकी। नहीं बढ़ी। आम खाने से शुगर ठीक होती है, लेकिन माजा फ्रूटी पीने से बेड़ा गर्क होता है, वो नहीं पीने। हमने आम खाने को बोला है। अच्छा, लोग गलती करते हैं, आम खा लेंगे, मैंगो, आम नहीं खाएंगे, मैंगो शेक पीना शुरू कर देंगे। अब मैंगो शेक तो हम नहीं बोल रहे भाई पीने को, आप खाली आम घोट के पी लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब दूध क्यों डाल रहे हो उसमें? अगर मैंगो शेक बनाना है तो नारियल के दूध में बना लो, बादाम के दूध में बना लो, मूंगफली के दूध में बना लो, कोई मना नहीं कर रहे। लेकिन आपको गाय भैंस का दूध ही क्यों चाहिए? और फिर क्या गारंटी है कि वो असली है? जब भारत सरकार संसद में खड़े होकर बोल रही है कि भारत में बिकने वाला 68% दूध नकली है, भारत सरकार का के हेल्थ मंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं, तो फिर गलती किसकी हुई? लेकिन वर्षों से तो बहुत आज वो आ गया माइक हमारा, माइक दे दो इनको। हाँ, वहीं खड़े होकर बोल दो बेटा, उधर घुमा ले उसको। ये वर्षों से, जब हम लोग मतलब 400-500 साल पहले भी जाइए और भी पहले जाइए, उस समय भी तो दूध होता था, लोग पहले दूध पर ही जिंदा रहते। नहीं सर, दूध असली था, असली दूध तो मना ही नहीं कर रहा ना मैं असली दूध तो मना ही नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि अगर देसी गाय का प्योर दूध है तो पी सकते हो, मतलब उसके लिए अपने गाय पाल लो। हाँ, और उसको फिर घूमने के लिए छोड़ना भी है। आजकल जो दूध आ रहा है, अगर वो गाय भैंस का है भी, तो पहले आपको पता है गाय भैंस दूध देती कब है? इंजेक्शन दिया जाता है उसको। गाय भैंस दूध दे कैसे नहीं है? अच्छा, एक बात बताओ, माँ को दूध कब आता है? जब प्रेग्नेंट होती है, बच्चा होता है। तो गाय भैंस को भी तभी दूध आता है जब प्रेग्नेंट होती है। आप बताओ वो सारा साल दूध कैसे दे रही है? प्रेग्नेंट तो ही नहीं, डिलीवरी तो ही नहीं उसकी, यानी कि इंजेक्शन, केमिकल और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक तो नेचुरल भी उनका बच्चा नहीं पैदा करते, इंजेक्शन से बच्चा पैदा करते हैं। अच्छा, बच्चा पैदा करने के बाद
अगर तो बछड़ा हुआ तो उसको बेच देते हैं कसाई को, अगर बछड़ी हुई तो उसको पाल लेते हैं। अब बछड़ा हुआ तो बच्चा दूर हो गया, तो माँ क्या है, दुखी, रो रही है, परेशान। गाय रोती है, चेक कर लो, और उसका दूध निकाल रहे हो। एक माँ रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, और तुम उसका दूध पी के हेल्दी कैसे हो जाओगे भाई? तो हमें कोई बताए ना कि दूध कैसे निकल के आ रहा है, इंजेक्शन से आ रहा है या नेचुरल आ रहा है? अच्छा, फिर जब गाय का दूध बंद हो जाता है 9 महीने के बाद, तो दोबारा प्रेगनेंसी में जो पुराने लोग थे वो 7 से 9 महीने का गैप करते थे दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए, कि बच्चेदानी पहले मजबूत हो जाए। आजकल बच्चेदानी को बिना मजबूत करे, जिस दिन बच्चा उसका दूध बंद होता है, सेम डे दोबारा प्रेग्नेंट कर देते हैं उसको, इंजेक्शन लगा के उसको आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी कर देंगे। तो आप बताओ वो गाय हेल्दी है कि अनहेल्दी है? और वो गाय का दूध पीकर हम हेल्दी कैसे हो सकते हैं? अच्छा, फिर दूसरी बात बताओ, हमारी देश में कहावत क्या है, गाय हमारी भैंस पे क्या है, अकल बड़ी के, जोर से बोलो, गई भैंस काला अक्षर, जिसकी लाठी भैंस के आगे। तो सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? और वो भी गंदी गंदी, गाय पे एक ही है माँ, तो किसने कहा भैंस का दूध अच्छा है भाई? दूसरी बात, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश कौन सा है? और चाइना और रशिया, जर्मनी, जापान, इजराइल, एक भी भैंस नहीं है कहीं पे, एक भी बंदा वहां भैंस का दूध नहीं पीता। अगर भैंस का दूध इतना ही गाढ़ा है, सफेद है, अच्छा है, तो वो पागल है, वो क्यों नहीं पीते? वो कहते हैं भारत वाले पागल है, पी रहे, मरने दो सालों को, हमें क्या है? क्योंकि जब भारत की सरकार ही नहीं मना कर रही, तो फिर हमें भारत में सरकार भी पंगा क्यों नहीं ले रही, भैंस को क्यों नहीं रोक रही है? क्योंकि भारत के लोग पागल हैं, सरकार को प्याज के मामले में हरा देते हैं, ये दूध बंद कराएंगे तो ये हमारे को उठा के दूसरे देश पटकाएंगे, तो कहते हैं मरने दो सालों को इन सबको। तो भारत सरकार भी पंगा नहीं ले रही, नहीं तो भैंस का दूध पीना भी जहर पीना है। मेरा सर एक क्वेश्चन है कि अगर अपनी गाय हो, अपनी गाय हो देसी, पहले तो गाय नहीं, गाय नहीं, देसी गाय, भारतीय गाय। गाय तो जर्सी भी है, HF भी है, अमेरिकन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, वो दूध नहीं पीना। अच्छा, ये HF गाय बनी कैसे है बताओ? ये HF गाय तैयार कैसे हुई है? वो क्रॉस कराया जाता किससे क्रॉस कराया, ये भी बताओ एक बार। है, वो दूसरे नस्ल के गाय, किस नस्ल से? जो हाइब्रिड नस्ल है। नहीं सर, सुअर से। हाइब्रिड गाय तैयार कैसे हुई है पता है? सुअर से तैयार हुई है वो, सुअर की संकर नस्ल चल रही है वो। आप पियो सुअर का दूध, फिर कोई बताता नहीं ना, आप लोगों को मालूम नहीं है इसलिए। आप अभी इधर आओ, वो बता रहे थे कोई घटना, आप अब बता दो। छोटा सा घटना, हाँ कोई बात नहीं, सबको पता तो हो जाएगा आपके माध्यम से। एक्चुअली गया तो डॉक्टर ने पहला क्वेश्चन किया कि तुमने कोई आयुर्वेदिक दवा तो नहीं ली। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कोई पेन किलर तो तुमने नहीं लिया। पेन किलर तो कभी कभी लोग नहीं लेते हैं। पेन होने आप डॉक्टर के पास गए किस बीमारी के लिए थे? वो इसके किडनी के लिए। किडनी फेल के लिए। किसकी किडनी फेल हुई? मेरे भाई की। भाई की। वो है अभी यहाँ पे? हाँ, कितनी उम्र है उनकी? वो 43 साल के हैं। तो आपने फिर बोला कि आयुर्वेदिक दवाई नहीं ली हमने कोई, ठीक है, तो क्या अब किडनी ठीक हो जाएगी? बोला उसने फिर आयुर्वेदिक ली मैंने अब? नहीं, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। हाँ। और ट्रीटमेंट चलते चलते ये 2019 की बात है, फिर कोविड का टाइम आया तो वैक्सीनेशन वगैरह भी हुआ 3 टाइम्स। अभी वो बोलते हैं कि जो वैक्सीन लिए हैं, कोरोना का 3 वैक्सीन लिए हैं, तो उससे भी ये इफेक्ट कुछ लोगों को आ रहा है। अब ये हो रहा है। अब इनकी क्रिएटिनिन, उस समय इनकी क्रिएटिनिन जब मैं गया था तो वो 3 के आसपास था। ओके। अभी उसका चला गया 7 से थोड़ा नीचे है। नहीं, वो 3 से 7 उन्हीं के इलाज से हुआ है ना? हाँ। 3 से 2 तो नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ, यानी कि उनके पास इलाज नहीं है। हुआ था, लेकिन फिर बढ़ गया। फिर बढ़ गया। उनके पास इलाज नहीं है। मेरे को आज पिछले 3.5 साल हो गए हॉस्पिटल चलाते हुए, एक सिंगल पेशेंट नहीं मिला जिसने बोला हो मैंने मॉडर्न पैथी में इलाज किया और मेरी किडनी ठीक कर दी उन्होंने। एक सिंगल नहीं मिला, एक भी नहीं। अब तो बोल रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ इसके लिए, ट्रांसप्लांट के लिए या फिर डायलिसिस के लिए। तो मैंने बोला डायलिसिस तो बहुत गंदा चीज़ है, उसको तो करा नहीं सकते, तो ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ढूंढना शुरू कर दो आप। डोनर कहाँ मार्केट में खरीदना है? नहीं, बताया कि अपने रिलेशन में आप वो मैच कराना शुरू कर दो।
फिर आपने ढूंढ लिया। नहीं, तब तक आपका वीडियो देखा तो एक बार विश्वास करके आ गए। आपको पता है जितने मॉडर्न पैथी के डॉक्टर है वो हमें दुश्मनों की तरह देखते हैं अपने। वो कहते हैं हमारे धंधे को यही लोग खराब कर रहे हैं। नहीं, आप धंधा तो सर वो भी कर रहे हैं, आप तो एक इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग ठीक भी हो रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग इतना जागरूक हो जाएं, इतनी नॉलेज ले लें कि हमारे पास भी नहीं आना पड़े, अपने आप ही घर पे ठीक हो जाए। जैसे वो मैडम ने किया जो गुवाहाटी से आए थे कि घर पे अपने आप ही अपने आप को ठीक कर लिया। ये तो अपने जीवन में देखा तो हम लोग नहीं चाहते यहाँ भी आओ। यहाँ भी हम तब बुलाते हैं जब मजबूरी होती है, बंदा उस लेवल पे नहीं कर रहा होता तो हम बोलते हैं यहाँ आओ, वरना गाड़ी घर पे ही चल जाती है। और बहुत सारे लोग घर पे ठीक हुए भी हैं। जैसे ये सरदार जी बैठे सिंह साहब, इनको कैंसर था। अब इनसे ही पूछो आप, इनको 9 दिन हो गए तानू, 9 दिन में कितना फायदा हुआ है खुद ही बता देंगे। तो ठीक है, अभी मिलते हैं आपके भाई साहब से। भाई साहब से भी मिलिए। और एक क्वेश्चन है, यहाँ जितने बैठे अटेंडेंट हैं, ठीक है, वो भी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं पेशेंट के साथ। हाँ जी। ऐसा उनको नुस्खा बताइए जो वो कभी बीमारी ना पड़े। मैंने आज सुबह सिखाया सबको। आज सुबह जब तक लोग बैठे थे मैंने आपको एक प्लेट 1 प्लेट 2 कंसेप्ट और ग्रीन जूस का कंसेप्ट सिखाया था कि अगर ये अपनाओगे तो कभी लाइफ में बीमार। अगर आप सारे लोग, एक तो एकादशी होती है ना, एकादशी आती है ना, एक तो एकादशी का व्रत करना शुरू कर दो। 1 महीने में कितनी बार एकादशी आती है? हाँ जी, एक बार। किसी महीने में 1 बार आएगी, किसी में नहीं तो 2 बार ज्यादातर आती है। तो अगर 2 उपवास रखने शुरू कर दो ईमानदारी वाले, तो आपको बीमार कभी पड़ोगे ही नहीं। और किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो हर हफ्ते एक आची बना लो। नहीं, उपवास में एक प्रॉब्लम तो आता है। हाँ, मैंने बोलो। किया है, शायद मेरे अंदर में प्रॉब्लम रहा होगा। इसलिए जब जैसे नवरात्रा में मैंने शुरू करने की कोशिश की थी, जैसे ही उपवास रखता हूँ तो वो गैस प्रॉब्लम करता है। वो आप, मैं बता दूंगा क्या खाना है क्या नहीं खाना, बता देता हूँ। ठीक है। ठीक, थैंक यू। तो उपवास में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना वो समझ लो। उपवास में आप भोजन कर सकते हो, खाना नहीं खाना। उपवास भोजन का कर सकते हो। नारियल पानी है, सैलड है, फ्रूट्स हैं, ग्रीन जूस है, रेड जूस है, लेकिन ये भी घूट घूट करके पीना है। घूट घूट करके खाने पीने का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आपका कित्थों आया? एक बार मैडम ये माइक पास चला के। हाँ जी, नवे शहर तो आए हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਬੰਬੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 70। 70% ठीक हो तुसी? हाँ हाँ। चलो, मैं चाहूंगा इनके लिए, क्योंकि 73 साल के हैं ये। कि नाम के ਤੁਹਾਡਾ? सुरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। उम्र? सुरेंद्र सिंह। सुरिंदर सिंह। हाँ जी सरिंदर। हाँ जी अच्छा, सरिंदर। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। मैम अपने आप करवा लो। सर, मेरा नाम यश माहेश्वरी है। मैं आगरा से आया हूँ। मैं अपने बहन की ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। एक्चुअली उनको स्क्रीजोफ्रेनिया है। तो हाँ, मैं मिलूंगा उनसे अभी। जी। मेरे को बताया था भाई साहब ने। जी जी मैंने बोला था मैं हूँ शाम तक यहीं पे। जी। तो मेरा ये एक सवाल, 3 सवाल है वैसे तो। पहला सवाल ये है कि क्या क्योरेबल है 100%? क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखा के हम लोग 6-7 बार मतलब अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन सबका यही हमने कंक्लूजन निकाला है कि वो कहते हैं कि आपको दवाई लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी और इट्स नॉट क्योरेबल 100%, और फिर मतलब आपको दवाई पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। धीरे धीरे वो कम कर देंगे दवाई। जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं ना, कोई भी है दुनिया में, एक ही व्यक्ति है जो उनको ठीक कर सकता है, जो शीशा देखने में नजर आता है। आपकी बहन अपने आप को खुद ठीक करेगी, हमें सिर्फ वो माहौल क्रिएट करना है। आप कितनी देर होगी यहाँ बैठे हुए? तो जूते क्यों पहने हुए हैं? आपको मैंने उस टाइम भी बोला था कि चप्पल जूता घास पे बैठो नहीं पहनना होता।
अब आप लोगों ने भी नहीं चेंज करा, मैं फिर ठीक होने की इच्छा है तो फिर करो ना सारे कर्म जो हम बताते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप जब धरती से कनेक्शन ही नहीं हो, आपके ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं आ रहे। सीजोफ्रेनिया कहाँ की बीमारी है? सीजोफ्रेनिया दिमाग के किस हिस्से की बीमारी है? नहीं पता। अच्छा, अगर मैं आपको फोन करूं और कनेक्शन ही ना लगे तो आपसे बात कैसे होगी? सीजोफ्रेनिया ब्रेन को ठीक करने के लिए आपको कनेक्शन किससे बनाना पड़ेगा? नेचर से। दुनिया में साइकेट्री के अंदर एक ही ऐसी साइकेट्री में जितनी दवाइयां बनती हैं उनका आज तक कभी क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग का ट्रायल चूहों पे कैसे करोगे, बंदरों पे कैसे करोगे? क्या चेक करोगे कि चूहा पहले कैसा था, अब क्या है? बोलता है वो, कोई फीलिंग है? तो साइकेट्री ऐसी लाइन है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ, ना बंदर पे, ना चूहों पे, ना खरगोशों पे, किसी में नहीं हुआ, सीधा इंसान को ही दी जाती है। और मेरा खुद का छोटा ब्रदर MBBS DNB साइकेट्रिस्ट ही है। मेरा खुद का छोटा ब्रदर साइकेट्रिस्ट है। मैं आपको नंबर दे दूंगा, उससे पूछ लेना। कहता हमारे पास कोई दवाई नहीं आज तक, हम नशा देते हैं। साइकेट्री में कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ आपको नशे की गोलियां दी जाती हैं, डोज घटती बढ़ती रहती है बस। नींद की गोली, बंदा मस्त रहेगा, सारा दिन झूमता रहेगा, मस्त रहेगा बस। तो कहता दवाई बनी ही नहीं धरती पे, मैं कहां से दे दूं? सर, तो ये सारी फिर- गोली नशे की है। ये डॉक्टर फिर मतलब सीधा एक होता है स्पष्ट बता दें, लेकिन फिर घुमाते क्यों रहते हैं? मुझे इस बात का बड़ा ही वो लगता है कि हम जैसे कोई भी आता है जो परेशान ही होता है डॉक्टर के पास जाता है, तो अगर 4-5 साल से हम लोग करीबन लगभग 10 डॉक्टर को दिखा लिए सबके, फिर जब हम हारते उम्मीद तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो इनके पास दिखा के देखते हैं। तो दिखा के परेशान हो गए, लेकिन उनका कंक्लूजन ये था, घुमाते रहते हैं हर कोई। मैं अभी स्पीकर ऑन करता हूँ, मेरे ब्रदर को बोलूंगा तेरी साइकेट्री में कोई इलाज है? जी, मैं तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेना आप, मैं यही माइक पे ऐसे कर दूंगा फोन। बताओ, आप कहते हो डॉक्टर सच नहीं बोलते, तो मुझे तो मेरा छोटा भाई इसलिए सच बोलता है क्योंकि वो सारी प्रैक्टिस छोड़ के हमारे साथ काम कर रहा है। पहले उसने भी 4 साल हमारी नहीं सुनी, कभी फोर्टिस में लग गया, कभी मैक्स में लग गया, 3 हॉस्पिटलों में काम करके आया वो। अंत में आगे बोला क्या बोलता, आयुर्वेद में ही करूंगा काम। अब आयुर्वेद में अभी उसका 4 दिन पहले ही मैंने दिल्ली में सफदरजंग में हॉस्पिटल शुरू करवाया उसका, हमारे ही हॉस्पिटल को संभालेगा वो। तो ऐसा नहीं है, इलाज है ही नहीं ना उनके पास, लेकिन वो सच बोल देंगे तो गुरुद्वारे में रोटी खाएंगे। बिल्कुल बिजनेस, वो धंधा चल रहा है उनका, वो सबका। आपके छोटे भाई को बधाई। बिल्कुल नहीं, उसको कोई बधाई नहीं है, मैंने तो उसको कूट के लाया उधर। उसकी बेइज्जती कर करके कई बार उसको पकड़ के उसके मैंने लॉजिक्स वाली बात करी। मैं कहा चल ये बता, अच्छा इसका लॉजिक बता। जब वो अपनी किताब में देखता नहीं मिलता, फिर कहता अच्छा ठीक है। पहले तो वो 1 साल सुनता ही था किसी की। मैंने बोला तू थोड़े दिन में खुद पागल हो जाएगा, तब आएगा हमारे पास। जब आंसर नहीं मिले तो अपने आप आ गए फिर। अब वो आया आयुर्वेद में, अब मेरी रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा उसको, मैं तेरे लेक्चर में बोला, उसको बोलूंगा कि मैंने बोल दिया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मतलब दोनों तीसरे सवाल भी एक साथ पूछ ले रहा हूँ कि आंखों और मैं बालों के चक्कर में बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे को 7th क्लास में लगभग चश्मा चढ़ गया था। उसके बाद घर में अच्छी डाइट लेते हैं, सलाद भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपन इन्वॉल्व हो जाते हैं, चश्मा मेरा कम नहीं हो रहा, आंखों का नंबर मेरा कम नहीं हो रहा। मैंने कोई अनुलोम विलोम कपालभाति भी करता हूँ लगातार, लेकिन स्ट्रेस लेवल की वजह से भी और कम नहीं हो पाता है, और ऊपर से फिर बाल भी झड़ते ही जा रहे हैं धीरे धीरे। देखो, बालों का तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे खुद के में कर लेता अगर होता तो। जी जी ठीक है, तो चश्मे का मैं गारंटी दे सकता हूँ। बालों के लिए मैं बाबा रामदेव जी से वो भी भैया मेहंदी लगाते हैं। थैंक यू सर। मैं सुबह 6 से 6:30 बजे एक दिन बैठा हूं उनके साथ, तो मेहंदी लगाते हैं सुबह धूप में बैठते हैं। उसके बाद फिर तो वैसे उनके बाल अपने ओरिजिनल है सारे, उनका कोई नकली बाल नहीं है, कोई विग वुग नहीं लगाते, वो असली है सब। हाँ, लेकिन थोड़े थोड़े सफेद हो गए बस। तो बालों का ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, लेकिन वो मेरे को सेट नहीं आता, तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। मैं कहा मुझे करता ही नहीं। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार ट्राई करके देख लूंगा। है ट्रीटमेंट तो है, ये हमारी डॉक्टर मियाँ बैठी है लंबे लंबे बालों वाली, सारी करती है। ये मैडम है और मैडम है, सारी करते हैं। मैं ये जितना बताते हैं मैं उतना नहीं कर पाता परहेज, इसलिए मैं नहीं करता, मैंने छोड़ दिया। मैंने 8 साल पहले मैंने कहा मुझे करना ही नहीं। ठीक है, आंखों का मैं एक एक्सरसाइज सिखा देता हूँ, अगर वो आप सारे कर लोगे तो पहली बात तो चश्मा किसी को लगेगा ही नहीं, किसी को लगेगा ही नहीं। जिसको लगा हुआ है
धीरे धीरे नंबर कम हो जाएगा। मुझे भी 7th क्लास में चश्मा लग गया था, 7वीं क्लास में, लेकिन उस टाइम पे एक घटना ने मेरे को बचाया। आप लोग भी अगर वो थोड़ा दिमाग वैसा लगाओगे ना तो आप लोग भी बीमार नहीं पड़ोगे। हुआ क्या था, मेरे को 7वीं क्लास में आंखें कमजोर हुई, मेरे को धुंधला दिखने लग गया और आंखों से पानी आने लग गया। तो मेरी मम्मी मेरे को एक डॉक्टर के पास ले गई, एलोपैथी डॉक्टर के पास। उन्होंने चेकअप करा और चश्मा को लगवा दिया। मैंने चश्मा बनवा भी लिया। घर पे आया, मैं चश्मा लगा के फोटो खिंचवा रहा था। वो घर में कैमरा था, एक छोटा सा होता था ऐसे वाला, क्लिक वाला बटन से। तो वो उस टाइम शौक से करा रहा था कि कैसी फोटो में आती है, वो उसमें रील धुलवानी पड़ती थी वो वाला। तो मेरे चाचा जी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला इधर आ, क्या कर रहा है? मैंने कहा चश्मा लग गया। उन्होंने चश्मा लिया और तोड़ दिया। कहते कल सुबह मेरे साथ डॉक्टर के पास दोबारा जाना। डॉक्टर के पास मुझे लेके गए, बोलते डॉक्टर साहब चश्मा नहीं लगवाना, कोई और तरीका है? तो उन्होंने उस टाइम मुझे तरीका बताया कि 5 भूरी मिर्चें, काली मिर्च होती है ना, ऐसे भूरी मिर्च होती है, 5 भूरी मिर्चें और 5 बादाम भिगो के खाने हैं। सुबह उठ के खाली पेट, बिना कुल्ला बिना ब्रश करे चबाने हैं और नंगे पांव कम से कम 15 दिन घास पे घूमना है। तो उसी टाइम हम जब घर आए तो चाचा जी भूरी मिर्चें लेके आए। तो मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं 12-13 दिन ही गया हूं, 15 दिन में नहीं गया पूरा। और सुबह सुबह मेरे को 5 बजे उठा के सहारनपुर में कंपनी गार्डन होता था, वहां ले जाते थे मुझे। तो वहां पे मेरे को 12-13 दिन गया मैं। उसके बाद आज तक तो लगा नहीं चश्मा। उस टाइम इतनी भूरी मिर्चें अभी तक काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है, आयुर्वेद नुस्खे हैं। तो भूरी मिर्चें कितनी? 5 और 5 बादाम, इनको भिगो के रख दो और सुबह खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे बिना चबाए, मतलब अच्छी तरह चबा के उसको पानी बना के अंदर लेना है और नंगे पांव घास पे घूमना है। जो सुबह सुबह की ओस नहीं होती, ओस गिल्ली घास। तो 15 दिन में मेरा तो चश्मा उतर गया था। एक एक्सरसाइज है, वो कर लो तो आपको और फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो रोज रात को जब सोओगे अच्छी तरह कुल्ला करके या ब्रश करके सोना है। ठीक है, उसके बाद सुबह जब नींद खुल जाए तो बॉडी को हिलाना है। हिलाओ एक बार, बैठे बैठे हाथ पर हिलाओ, जरा पैर भी हिलाओ, ऊपर नीचे करो, ऐसे ऐसे पूरा पूरा करो, हाथ भी करो पैर भी करो, अच्छी तरह हिलाओ। जैसे बच्चा मचलता है ना, अच्छी तरह हिलाओ ना, इतना हिलाओ कि धर्म पत्नी को लगे, सुबह सुबह पति को लगे काली माता आगी हुई है ना, देवी जागी, मतलब पति भी जाग जाए ताकि। तो हिलाओ और हिलाओ, क्या कर रहे हो, हिलाओ अच्छी तरह। तो 5 मिनट के लिए बॉडी को हिलाना है। उसके बाद दाई करवट, कौन सी करवट? दाई करवट लेके उठ के बैठ जाना है। हाथ रगड़ो एक बार सारे अपने, अच्छी तरह रगड़ो, और जोर से करते जाओ। इसको गर्म होने दो, गर्म, और करो। जब अच्छी तरह हाथ गर्म हो जाए तो ये वाला हिस्सा यहां पे लगाना है ऐसे, और 20-30 सेकंड रोक के रखना है। रोक के रखो, 20-30 सेकंड रोक के रखो। मैंने हिस्सा बताया कौन सा लगाना है, अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा ए लाना बाबा जी, एवें तुसी ऐ ला रहे हो, ऐ। आपा छुपन छुपाई नहीं खेलनी। मनीष जी, एक तो लार का थूक भी लगा, अभी चलो आगे, चल अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे लगाओ, ऐसे। ठीक है, ऐसे जब हम करते थे ना, छुपन छुपाई में करते थे, क्योंकि हमें देखना होता था किसी को कि छुपा कहाँ छुपाया वो। ठीक है ना, तो हमें ऐसे करना है। उसके बाद अपनी लार लेनी है, अपना सलाइवा वो लेके आंखों के अंदर काजल की तरह लगा देना है। और अगर डाल सकते हो, जिसको बड़े नंबर का चश्मा है, तो ड्रॉपर से डाल लेना आंखों में। ड्रॉपर होता ना दवाई वाला, उससे आंखों में डाल लेना एक बूंद, नहीं तो अंदर लगा लेना अच्छी तरह, अंदर ऊपर नीचे लगा लेना। और जिनकी आंखों के नीचे कालापन वगैरह है, गड्ढे हैं, कोई झाइयां हैं, तो वहां भी लगा लेना। उसके बाद 3 उंगलियां ऐसे रखनी है, एक यहां, 2 यहां, ऐसे करो 7 बार, और 7 बार करना है। फिर उल्टा करो, एक बार 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा। गर्दन सीधे बैठ के 7 बार सीधा, 7 बार उल्टा। बीच वाली बड़ी उंगली माथे के बीच में ऐसे लगा के, उसके बाद ऐसे करो 25-30 बार, ऐसे करो 25-30 बार सीधा और 25-30 बार उल्टा। ऐसे ये उंगलियों का ऐसे ऊपर ही टैपिंग करो, ऐसे
सीधा 25-30 बार और 25-30 बार उल्टा। अच्छी तरह करो 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 करो। 25-30 बार सीधा करो और 25-30 बार उल्टा करो। करो 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 करो। करो करो करो। यस, अब दोबारा हाथ रगड़ो, अच्छी तरह करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। करो, गरम करो, इसको गरम करो। अब दोबारा आंखों पे लगाओ। 10-20 सेकंड रोक के रखो, रोक के रखो और चेहरे पे मलो पूरा। अब हाथों को चेहरे पे मलो और आंखें खोल दो। तो सर कैसा भी चश्मा लगा होगा, कितना भी पुराना लगा होगा, उतर जाएगा। ठीक है जी सर, जी सर। और सबसे बड़ी बात, चश्मा उतर जाएगा। और अगर कैटरेक्ट है, काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, या कोई आंखों की और दिक्कत है, भैंगापन है, या जैसे कि आंखों से पानी गिरता रहता है, तो आयुर्वेद में टेक्निक है अक्षय तर्पण। क्या टेक्निक है? अक्षय तर्पण। अक्षय तर्पण करके टेक्निक है। आंखों के ऊपर एक मटेरियल लगाएंगे ना, उड़द की दाल का, उसमें ऑयल भरते हैं जड़ी बूटियों वाला, उससे उतर जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी सवाल है, कोई दिक्कत है, डॉक्टर रोज अपना सेशन लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सबको। और आप सेशन के लिए अपना थेरेपी के लिए जाओ। थैंक यू।